बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, सियासी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन ये बात हकीकत है कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे की किरदार कुशी की गई, रियासत के ख़िलाफ़ जो बातें की गई, जो व्लॉग बनाए गए और जो सोशल मीडिया पर मवाद लाया गया, उसके नतीजे में पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचा है। मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालात उठे और मुल्क के अंदर माली मामलात, मैशत के हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें मंजर आम पर आई जिसके नतीजे में मैशत को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर कुछ दानश्वरों ने यह मुहिम जारी रखी। मुल्क की रियासत को चैलेंज किया जाता रहा, मुल्क के इदारों को चैलेंज किया जाता रहा और पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी गई। अब कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद, जो कि साबिक DGI हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। फैज़ हमीद साहब जब ट्रांसफ़र हो गए पेशावर और पेशावर में जाके वो मुकीम थे, उस वक्त भी अपने वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में थे और जो सोशल मीडिया वॉरियर थे वो उनके कहने पर ऐसी मुहिम चलाते रहे जिससे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। फ़ौज ने उनकी गिरफ्तारी से ये वाज़े कर दिया है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने भी रियासत के ख़िलाफ़ महाजराई की, जिन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, फेक न्यूज़ फैलाई और इस फेक न्यूज़ के नतीजे में मुल्क में अदम इस्तेकाम आया। आज भी इसी सूरत हाल का सामना है, इसलिए फायरवॉल की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया को किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए। फिर इन तहकीकात के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि जब जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ लगने में कामयाब ना हो सके तो उसके बाद उन्होंने साबिक़ खातून अव्वल से राब्ते किए। उनके थ्रू भी कुछ चीज़ें ऐसी चलाई गई, फैलाई गई जिससे एक टकराव की कैफियत पैदा होती चली गई। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामलात कदरे थम गए। पंजाब के अंदर जो गठजोड़ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में करप्शन हुई, उस्मान बुज़दार साहब, फराह गोगी के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जनरल फैज़ के लोगों के राब्ते मौजूद अब तक सामने आ रहे हैं। क्या ये मामला अब मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा? और जिस तरीके से इदारे का भरपूर इस्तेमाल किया गया, वो तमाम लोग अब उस कटहरे में खड़े होंगे। ये भी कहा जाता है कि कुछ जज साहिबान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है, जो साबिक जज साहिबान हैं। क्या वाकई वो लोग भी गिरफ्तार हो सकेंगे? फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब आज फिर एक बात कहते हुए नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से अपील करते हैं कि आएँ, मुल्क को बचाएँ, तबाही की तरफ ना ले जाएं। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से उन्हें कोई खौफ नहीं है, डर होता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के गिर्द भी घेरा मज़ीद तंग होगा। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ चीज़ें जो सामने आएंगी, उसका नतीजा इमरान खान साहब के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ KPK के अंदर दावेदार थी साफ सुथरे KPK की, करप्शन से पाक सूबे की, लेकिन शकील खान साबिक वज़ीर ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अब खामोश नहीं बैठेंगे, वो जाएंगे। इमरान खान साहब को बता चुके हैं और पब्लिक को, अवाम को भी बताएंगे कि सूबे में किस तरीके से करप्शन हो रही है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे कुलीग सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, बड़ी बड़ी ख़बरें मुल्क के अंदर जो है मंज़र आम पर लाने वाले रऊफ़ खलासा साहब। खलासा साहब, आप भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं जो सूरत हाल अभी बनती हुई दिखाई देती है, इमरान खान साहब जेल में बातचीत करते हैं, कभी नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो बातचीत करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, कभी नज़र आता है कि अभी भी वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मामलात कहाँ पहुँचे हैं? जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी कितना बड़ा धचका हो सकती है और उनसे आने वाली मालूमात इमरान खान साहब के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि आपका सवाल जो है वो बहुत अपने अंदर बहुत गंभीरियत रखता है, काफ़ी वक्त चाहिए उसके लिए। मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना आसानी से मैं इसको सम अप कर सकूँ। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ही जल्दी में ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट इमरान जो 2011 में लॉन्च किया गया था लाहौर के जलसे से, और फिर वो उसका अगला मंजिल जो थी वो 2014 का धरना था और तीसरी मंजिल उसकी 2018 के इलेक्शन थे। ये सारा मंजरनामा हमारे सामने अगर आ जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो अंपायर कौन था, किसकी उंगली खड़ी होनी थी, कौन कौन उसके आथर थे। जो उससे पहले जनरल पाशा का नाम है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का है, बहुत सारे नाम इस हवाले से लिए जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और आर्किटेक्ट जो है वो दैट इज़ फैज़ हमीद। अगर आपको मैं फैज़ाबाद के धरने में ले जाऊँ तो भी आपको पता लगेगा कि वो
कब से ये खेल खेल रहे थे। तो एक बात तो तय है कि फैज़ हमीद साहब और प्रोजेक्ट इमरान ये दोनों एक ही लड़ी में पुरोई हुई चीज़ें हैं, और अगर हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं या लोग इसको मान लेते हैं तो फिर आपको बाकी की सारी गेम जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जिस तरीके से खान साहब ने उसको डिसोन किया है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो बहुत पड़ता है और आने वाले दिनों में मिल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2-3 फेजेस में काम किया है। एक वो जब वो DGC थे, एक वो जब DGISI थे, एक वो जब वो कोर कमांडर पेशावर थे और फिर कोर कमांडर बहावलपुर थे। ये 4 फेजेस अगर उनके आप इकट्ठे कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए, गुजारिश ये है कि उन्होंने जो 3-4 बड़े काम किए, एक तो ये कि उन्होंने सोशल मीडिया को PTI के लिए न सिर्फ रीएक्टिवेट किया बल्कि उसको इकट्ठा किया। उसके लिए कोई 20,000 के करीब लोगों को हायर किया गया जिसकी तनख्वाहें जो हैं KP की गवर्नमेंट से आती थी। ये बातें सबूत को पहुंच गई हुई हैं, इसके लिए किसी मजीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क खड़ा किया था जो आज भी एक बहुत अजाब की तरह से मुंह खोले खड़ा है, इसके ऑथर भी फैज़ हमीद साहब हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जर्नलिस्टों की एक लॉट, मैं बड़े दुख से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना मुझे कोई डर वर इस हवाले से नहीं है, एक पूरी लॉट जो है वो की गई। और एक वक्त में हम ये सुनते थे, मलिक साहब आप भी, क्लासरा साहब हमारे साथ हैं वो भी, कि जी एक ख़ास यानी तबके के लोग जो हैं वो टेलीविज़न ख़रीद रहे हैं, टेलीविज़न चैनल जितने भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने इल्म में हैं कि हुई थी, बहुत सारी चैनल लॉन्च भी हुए थे। ये सब कुछ जो है ये बैठ के कौन कर रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद चीज़ें इतनी बरकरफ्तारी से खुलेंगी कि हमें यही समझ नहीं आएगी कि बात का आगाज़ करें कहाँ से। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो खान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो डर नहीं लगता इससे कि वो गिरफ्तार हो गया, मेरा क्या ताल्लुक़ है। खान साहब की एक रवायत है, आप 2011 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएं, फिर आ जाए आप जब 2014 का धरना शुरू हुआ, फिर 2018 में जब उनके ऊपर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो बारिश की तरह से बरस रहे थे, जब उनको ये भी याद नहीं रहता था कि किसके गले में PTI का पटा डालना है कि नहीं डालना है। आपको याद होगा जब साउथ पंजाब के लोगों को लाया गया जहाज भर भर के, वो चाहे जहांगीर तरीन साहब ला रहे थे या कोई भी ला रहे थे, लेकिन उसके पीछे माइंड सेट जो है वो इसी जनरल फैज़ हमीद साहब का था। फिर उन्होंने एक और सबसे बड़ा काम किया, वो ये कि अखबारों की दुनिया कुछ तो वैसे सुकड़ रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि स्ट्रेटजी के तौर पर, क्योंकि ये ग्रास रूट टूल था लोगों के पास, स्ट्रेटजी के तौर पर उनके सरकारी इश्तिहारात बंद करवा के प्राइवेट यानी बड़ी जो फर्म्स एडवर्टाइजर्स हैं उनको फ़ोन कर करके मना किया गया कि अखबारात को आप इश्तिहार देने बंद करें। इश्तिहार की दुनिया में से मुतल्लक लोग जानते हैं कि ये लाइफ लाइन है अखबारों की, अगर इश्तिहार नहीं होंगे तो कोई अखबार नहीं चल सकता। और आपने देखा कि किस रफ्तार के साथ पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया है वो सुकड़ा है। तो ये सारा इतना बड़ा मलबा लेके जिस शख्स को गिरफ्तार करने का अल्टीमेट किया फौज ने, 3 स्टार रिटायर्ड जनरल जो है उसको पकड़ना और उसके ऊपर उसके दौरे इक़्तिदार में जब वो खुद फौज में थे उनके ऊपर उस किस्म के खौफनाक इल्ज़ामात के तहत उसकी गिरफ्तारी, ये छोटा अमल नहीं है। वो फौज जिसने हमें बताया था कि हमारे अंदर तो अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है, वो मेरे ख्याल से अब तुल गई है कि हम ये साबित करके छोड़ेंगे कि कोई भी शख्स जो है वो हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासा साहब, जनरल फैज़ हमीद इस बात का इदराक ना कर सके कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो राब्ते कर रहे हैं, अगर वो बुशरा बीबी के साथ राब्ते में हैं और वो पूरे इस खेल के अंदर शरीक हैं, उन्हें अंदाज़ा ना हो पाया कि रियासत को अगर वो चैलेंज करेंगे, अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ किसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो एक न एक दिन किसी कटहरे में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। क्या वजह क्या बनी? जनरल फैज़ DGI सही बड़े अहम ओहदे पर रहे, इस बात का इदराक ही ना कर पाए। बड़ा ये अहम सवाल है आपका मलिक साहब, और इसी में सारा मेरा ख्याल ट्रेजिडी जो है ना वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़ा कुछ मैंने सीखा भी है, मेरे एडिटर रहे हैं 3-4 साल, और आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उनके सलीम बुखारी साहब के लिए।
तो उन्होंने बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया है। वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। तो सर मैं बड़ा मतलब जो आपके साथ काम किया है, आई रियली मिस इट। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स, आई मस्ट से। आपके साथ बड़ा हमें मज़ा आया न्यूज़ में। खैर कमिंग टू द पॉइंट सर, थैंक यू मेरा ये ख्याल है कि सर हमारे यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे, मैं मतलब जिन्होंने आपको देखा भी होगा बाद में, जिन्होंने कहा जी हमारे साथ धोखे हुए और हमें कोई फाइलें दिखाई गई थी, हमें वीडियोस दिखाई गई थी और बाद में वो चेंज हो गए, तब्दील हो गए और पहले वो इसके इमरान खान साहब के हक़ में थे, शरीफों के ख़िलाफ़ थे, अब बाद में उन्होंने अपनी साइड्स बदल ली, लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये आपने सुना होगा, बड़ा नैरेटिव था। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो ये कहते रहते थे, मेरी उनसे भी बहस होती रहती थी, दोस्त भी थे हमारे, वो रिवेंज में चले गए थे। तो मैं उनको भी कहता था कि जो बिट्रेल होती है ना, वो समझते थे हमारे से धोखा हुआ है, बिट्रेल हुई है कि हमें कुछ बताया गया था और बाद में इन्होंने कुछ कर लिया, अपने मफादात के लिए हमें यूज़ किया। तो मैं उन्हें एक बात कहता होता था, मैं एक बात सुने, ये जो बिट्रेल होती है ना, इसका रिवेंज नहीं लिया जाता किसी से, इससे लेसन सीखे जाते हैं। आप सबक सीखें कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपके एतमाद को ठेस पर चाहिए, तो आइंदा के लिए आपने इस्तेमाल नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि आप उसको रिवेंज लेने के चक्कर में चले जाएं, आप उनके साथ स्कोर सेटल करने शुरू हो जाएं, तो आपको नुकसान हो गया। मैनी ये टाइम ये बातें मेरी कुछ दोस्तों से होती रहेंगी। सेम गोज़ फॉर जनरल फैज़ साहब, कि फैज़ साहब को भी यही लगा कि जनाब कि मेरे साथ धोखा हुआ। अब उनके साथ क्या धोखा हुआ, अब उनके एफर्ट देखें कहाँ से शुरू हुए। इनके अगर डीजीसी पे जैसे अभी बता रहे थे बुखारी साहब कि डीजीसी के दौर में अगर आपको याद होगा, पनामा के दिनों में ये जनरल फैज़ साहब जो हैं, बाकायदा मैं गवाह हूँ, मुझे 2-4 मेरे सामने ये इंसिडेंट हुए हैं, ये सहाफ़ियों और एंकर को फ़ोन करके बाकायदा उनको ये खुद फ़ोन करते थे कि मत करें, पनामा पे आप शोज़ मत करें अपने टीवी में, ये आप ये मत करें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे थे जब ये डीजीसी थे, उस वक्त सारी लॉयल्टीज़ इनकी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। बट विद द ट्विस्ट, विद द टर्न ऑफ इवेंट्स, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ है और फिर बाद में उनके जहन में ये है कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा कि जनाब इमरान खान साहब के ज़रिए मैं आर्मी चीफ भी बन सकता हूँ, तो उनकी प्रायोरिटी जब बदलना शुरू हुई। अब एक डील हुई, डील क्या थी कि ठीक है जनरल बाजवा साहब थे, उस डील में 3 लोग थे, जनरल बाजवा साहब थे, इमरान खान साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी और मेरी एक्सटेंशन जब खत्म होगी 2022 में तो जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे। अब इस डील में 2 लोग तो बेनिफिशरी हुए, उनकी डील तो एग्जीक्यूट होगी सर। आपको जो इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बन के, जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली। जो आखिरी डील का हिस्सा था वो जनरल फैज़ थे। अब जनरल फैज़ नहीं बन सके आर्मी चीफ, जहाँ से सारा उनके अंदर गुस्सा आया, उनके अंदर एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने समझा कि जनाब खान साहब भी वज़ीर आज़म हो गए, इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया साहब ने, तो मुझे तो यूज़ किया गया, DGI से तो मैं था, ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा था। यहाँ पे जब उस पर एक्सटेंशन में वोट डलवाना था तो मैं पीपल्स पार्टी नवाज लीग के लोगों के साथ मिल रहा था, तो मेरे हिस्से में क्या है। मेरा ख्याल ये वो फैक्टर थे जिन्होंने उनको मजबूर किया या कन्विंस किया कि नहीं, मुझे ये बात अपनी शिकस्त जो है नहीं माननी चाहिए और मुझे एफर्ट करनी चाहिए और मुझे इनको डिसलाज करना चाहिए, या किसी तरीके से अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं नवंबर 2022 से पहले, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरे चांसेस बन सकते हैं। यही मेरा ख्याल है जनरल फैज़ ही थे जिन्होंने उनको ये आइडिया दिया था इमरान खान इनको इमरान खान साहब को कि आप कह दें जी 6 महीने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 6 महीने मजीद बढ़ा दें। अगेन वजह क्या थी कि जनरल आसिम जो है ना ये आर्मी चीफ ना बन सके नवंबर में। सो उनको एक तो ये फैक्टर था जो गुस्सा आया, उनके अंदर एंगर आया, एंड ही डिसाइडेड टू सेटल स्कोर विद सर्टेन पीपल जो उनका ख्याल है रुकावट थे। दूसरी जो बात थी, उन्हें ये लगा था शुरू में कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वो जो अपॉइंटमेंट थी शायद इतना बड़ा पॉपुलर फैसला नहीं था विद इन द रैंक्स। उन्हें फील होता था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त बहुत सारे रिटायर्ड सर्विंग लोग जो हैं कोई इस पर बात भी करते थे, क्वेश्चन भी रेज होते थे। उन्हें शायद कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अभी वो ताज़ा रिटायर हुए थे, वो एक टॉप पोजीशन पे थे, उनके कुलीग भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी में बैठे थे, उनके सबऑर्डिनेट्स भी थे। सो उनको ये फील होता था कि मैं जनरल आसिम के खिलाफ कोई वहाँ कोई विद इन आर्मी या एक जो क्लाउड है वो मैं पैदा कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ कि जनाब के ये देखें ये कि जनरल साहब कैसे आर्मी चीफ बन गए, ये हमारा राइट बनता था। एक तो ककूल और मंगा वाली ये ट्रेनिंग का भी मसला था। सो उन्हें तो आर्मी के अंदर से भी कुछ थोड़ी सपोर्ट का एक था कि मेरे दोस्त बैठे हुए, कुलीग बैठे हुए। दूसरा उन्होंने खान साहब को आउटसाइड यूज़ किया। सो ये वो 2 चीज़ें थी जो 9 मई की बात आप कह रहे थे, जो 9 मई में निकला कि फ़ौज के अंदर भी हमदर्दियाँ थी उनके पास,
उनके थे, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी की उन्होंने। अब जब टॉप पोजीशन में बैठे होते हैं लोगों को फेवर्स भी करते हैं, लोगों को फेवर देते भी हैं, लोग अब्लाइज भी होते हैं। और दूसरा खान साहब उनके लिए ईजी टारगेट थे कि खान साहब भी एक ऑफ कोर्स उनको असिस्टेंस भी मिल रहे थे, उनको एश्योरेंसेस भी मिल रही थी कि अगर आप कुछ जलसा जुलूस करते हैं, बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं तो आपको फ़ौज के अंदर से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको बाहर से भी मिलेगी। सो ये मेरा ख्याल फैक्टर थे जिन्होंने उनको घर नहीं बैठने दिया। जो बात आपने की थी कि वो चुप करके घर क्यों नहीं चले गए, सो वो ये समझते थे कि मैं कि फ़ौज के अंदर भी अपना क्लाउड यूज़ कर सकता हूँ और बाहर में इमरान खान साहब को यूज़ कर सकता हूँ। सो दीज आर द रीजंस। आई एम सॉरी कि लंबी बात हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ आती है। रास्ता साहब एक कमर्शियल ब्रेक हम ले लें, वापस आते हैं। तो जो आपने सवाल भी उठाए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया या इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।